फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह। क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी सार संग्रह बायोलॉजी के एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन से, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। क्या जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं होता है? कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, या समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना, ये भी होती है। क्योंकि कुछ निश्चित लक्षणों के कारण ही तो जीवों की पहचान की जाती है। जीवों के विकासीय परिवर्तन को दर्शाना या भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना, ये तो गलत बात है। तो यही इसका उद्देश्य नहीं होता है। क्योंकि जीवों की शारीरिक संरचना उनके विशिष्ट लक्षणों पर परस्पर समरूपता एवं संबंध तथा उनके विकासीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव को लैटिन भाषा में, किसमें? लैटिन भाषा में नाम दिया गया है। परंतु क्षेत्रीय स्तर पर जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्हें लैटिन नाम ही प्रदान किए गए हैं, ताकि वो संपूर्ण विश्व में उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन से, वर्गीकरण विज्ञान जिसे टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। जबकि जबकि वनस्पति बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बायोलॉजी का जो जनक है अरस्तु को कहा जाता है। जबकि चिकित्सा का जो चिकित्सीय का जो जनक है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे। क्या थे? ये जीव विज्ञानी थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी 1758 में क्या किया? इसको पुस्तक को लिखा, जिसमें जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की। लीनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत में बांटा। कितने? 3 जगत में। जंतु जगत, पादप और खनिज में विभाजित किया। उन्होंने पादप जगत जो थे उन्हें 24 वर्गों तथा परंतु जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया। कितने? 6 वर्गों में विभाजित किया था। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति कैसी होती है? द्विनाम पद्धति होती है कि बहुनाम पद्धति होती है कि संघ पद्धति होती है कि वर्ग पद्धति? तो जीवों की द्विनाम पद्धति होती है। क्या होती है? द्विनाम पद्धति होती है। क्या होती है? द्विनाम पद्धति होती है। जीवों का वैज्ञानिक नाम कैरोलस लीनियस द्वारा प्रस्तुत द्विनामकरण बाइनोमियल नोमेक्लेचर पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसमें जीव को लैटिन भाषा में एक विशेष नाम दिया जाता है, जिसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग उसके वंश को दर्शाता है, जबकि दूसरा जो होता है वो स्पीशीज जाति के व्यक्त करता है। अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा बनता है, कैपिटल बनता है, जबकि जाति का पहला अक्षर नाम का छोटे अक्षरों में से लिखा जाता है। जैसे होमोसेपियंस में एच देखो बड़ा बना, जबकि सेपियंस जो है वो जाति का है तो वो एस छोटा बनता है। जीवों के वर्गीकरण के आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या होती? वो होती जाति। क्या होती? जाति होती। क्योंकि आप भी जानते हैं जाति सबसे छोटी, क्योंकि वंश तो जाति, वंश फिर कुल फिर संघ, तो ये इस हिसाब से चलता है। तो आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम निम्नवत है। पहले होता किंगडम, किंगडम से छोटा होता संघ, किंगडम होता, संघ फाइलम होता, उसके बाद वर्ग क्लास होता, फिर उसके बाद गुण ऑर्डर होती, फिर उसके बाद कुल होता, कुल मतलब फैमिली, फिर वंश मतलब जीनस होता, और उसके बाद जाति होती, स्पीशीज होती। तो जगत वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई जाति, सर्वोच्च इकाई तथा इकाई निम्नवत इकाई। जगत जो होती वो सर्वोच्च होती और जाति जो होती वो निम्नतम इकाई होती। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? कैरोलस लीनियस, इन्होंने तो 3 प्रणाली दी थी, हैकल, कोपलैंड या हिक्टेटर। तो हिक्टेटर ने, किसने दी थी? हिक्टेटर ने दी थी। ये 5 जगत प्रणाली का वर्गीकरण किया था। देखते हैं जीव जगत के वर्गीकरण की निम्नलिखित प्रणालियां।
2 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? कैरोलस नीलियस ने दिया था। जबकि 3 जगत हेकल ने दिया था। कैरोलस नीलियस ने दिया था 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत हेकल ने दिया था और 4 जगत कोपलैंड ने दिया था और 5 जगत को आर.एच. हिक्टेटर ने दिया था। किसने? आर.एच. हिक्टेटर ने दिया था। तो कैरोलस कैरोलस आ गए तो 2 ले लिए, कैरो ले लिए 2, तो हेकल मिल गए तो 3 जगत हो गए। कॉपलैंड में देखो 1 2 3 4, तो 4 अच्छा, तो कॉपलैंड हेकल में 3 होते और कैरोलस में 2 वर्ड होते तो 2 जगत, और हेक्टेटर में देखोगे तो इनको जोड़ोगे तो कितना 5 जगत की बात करते हैं, आर.एच. और हेक्टेटर। हेक्टेटर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में 5 जगत मोनेरा होता, प्रोटिस्टा होता, पादप होता जिसे प्लांटी कहते, कवक फंजाई होता और एनिमेलिया होती। एनिमेलिया जंतु होती। जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? पदानुक्रम कहलाती, वर्गीकी कहलाती, कि आनुवंशिकी की आकृति विज्ञान, तो वर्गीकी कहलाती। क्या कहलाती? वर्गीकी कहलाती है। जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकी कहलाती, जिसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया आकृतिकी, मॉर्फोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एवं आनुवंशिकी, जेनेटिसीज पर आधारित होती है। किस पे? जेनेटिसीज पे आधारित होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, कवक। तो कौन नहीं? कवक नहीं शामिल है मोनेरा जगत में। जीवाणु, नीलहरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में शामिल है। मोनेरा जगत में एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। कौन? एक कोश की, जिनमें केंद्रक का अभाव होता है। इन जीवों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक आर्किया और अथवा आर्की बैक्टीरिया तथा दूसरे को कहते हैं यू बैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया कहते हैं। कवक मोनेरा जगत में नहीं है, बल्कि ये प्रोटिस्टा जगत में है। किसमें? प्रोटिस्टा जगत में कवक को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? प्रोटिस्टा जगत में, मोनेरा जगत में, कि प्रोटोजीवा जगत में? तो विषाणु जो होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई जगत में नहीं, क्योंकि विषाणु अति सूक्ष्म एवं अकोशिकीय होते हैं। इसमें कोई भी कोशिका नहीं होती है, नॉन सेलुलर होते हैं तथा संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं। इनमें प्रोटीन के आवरण से घिरा जो होता है उसे न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों का समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु ये स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणुओं को जंतुओं के वर्गीकरण पे में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है। किसी भी जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है। मोनेरा जगत से संबंधित एक कोश की जीव होती, केंद्रक होती, क्या होती? केंद्रक होती, क्या होती? केंद्रक होती, केंद्रक युक्त होते हैं या स्वपोषी होते हैं। तो जो जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं? जीवाणु जो होते हैं, तो जीवाणु कैसे होते हैं? केंद्रक युक्त होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक युक्त होते हैं। जीवाणु मोनेरा जगत में शामिल एक कोश की जीव है। जीवाणु जो होता है मोनेरा, अच्छी ये पूछा था कौन सा संबंधित है, तो जीवाणु जो मोनेरा जगत में होते एक कोश की होते, स्वपोषी, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता। तो जीवाणु मोनेरा जगत में शामिल एक कोश की जीव है, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, परंतु कुछ जीवाणु सुपोषी भी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं कौन सी होती हैं? कौन सी सबसे छोटी होती है? माइकोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे छोटी जीवाणु होती है। कौन सी होती? माइकोप्लाज्मा होती है। अब तक की खोजी गई सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा होती। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है। कैसी है? प्रोकैरियोटिक जीव है, जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये अब तक ज्ञात सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं होती हैं। ये जीव मानवों, पशुओं, पादपों तथा मृदा आदि में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण
इन पर प्रतिजैविकों का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे पेनिसिलिन होती है, बीटा लैक्टम होता है। कवकों के विषय में असत्य कथन है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सही है। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती। सही है। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते। गलत। यीस्ट एवं मशरूम में कवक के उदाहरण होते हैं। ये बात सही है। कवक एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रक कला पाई जाती है। बहुकोशिकीय कवकों का शरीर धागे जैसा कवक सूत्रों से बना होता है। इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसलिए अपना पोषण अन्य पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं। क्योंकि पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं, सहजीवी होते, परजीवी होते और मृतोपजीवी होते। कैसे होते? मृतोपजीवी होते हैं। कवकों का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ के रूप में, एल्कोहल निर्माण में, ब्रेड बनाने, उपर्युक्त सभी में कवकों का प्रयोग किया जाता है। कवकों का विशेष आर्थिक महत्व है। इनकी विभिन्न प्रजातियों का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे एग्रिकस बिस्पोरस जो होता है वो उसे मशरूम कहते हैं, जबकि मोरसेला का उपयोग सब्जी बनाने में, जबकि सैकेरोमाइसीज जो सैकेरोमाइसीस से सेरेविसी होता है उसे ईस्ट का उपयोग या ब्रेड तथा बनाने में तथा एल्कोहल में निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो कवकों में एंजाइम एवं एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त किए जाते हैं। लाइकेन के संबंध में असत्य कथन कौन सा होता है? लाइकेन थैलोपाइटा प्रकार की एक वनस्पति है। ये कवक तथा शैवालों के सहजीवन का परिणाम है। अनेक औषधियों के निर्माण में इनका प्रयोग हुआ है। कि ये मृदा को हानि पहुंचाती है, यही गलत है। मृदा को ये हानि पहुंचाती है। कवक कोई मृदा को थोड़ी ना हानि पहुंचाते। लाइकेन एक थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवालों के मध्य सहजीवी व्यवहार के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस सहजीवी कवक में शैवालों को जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि प्रदान करते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवकों को पोषण प्रदान करते हैं। लाइकेन का प्रयोग मिर्गी, खांसी, पीलिया, डायरिया आदि रोगों की औषधियों के निर्माण में किया जाता है। यह खाद्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह मृदा को हानि नहीं पहुंचाता बल्कि मृदा के निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से शैवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। प्राय ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? क्या पूछा था? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सारे कुछ ऑप्शंस जो हैं वो सत्य हैं। कौन? सारे ऑप्शंस, क्योंकि ये फाइकोलॉजी तो कहा ही जाता है और इसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन और 75% ऑक्सीजन जो है शैवालों द्वारा उत्पन्न होती है। शैवाल पादप जगत के सबसे सरल जीव हैं जिनमें प्रायः पर्णहरित पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सुपोषित होते हैं। शैवाल ताजे जल, समुद्र, आर्द्र मृदा, पेड़ पौधे एवं चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन ये और इनके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन से लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया? अम्ल वर्षा के कारण, कि विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण, इसकी विशिष्ट अवस्थिति के कारण? तो विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण। लाल सागर में ट्राइकोडोसियसम जो था, ट्राइकोडोसियम एरिथ्रियम नामक नील हरित शैवाल बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण लाल सागर को यह विशिष्ट नाम प्रदान किया गया। पादप जगत के वर्ग को क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं, ट्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। जीवों के आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार वे सभी कोशिकीय जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है तथा जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सुपोषित होते हैं पादप जगत में शामिल होते हैं। पादप जगत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन? शैवाल, कवक, स्फेग्नम, लाइकेन। क्या है?
कि पूछा है थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत कौन से शामिल नहीं है। तो स्फेगनम जो है वो थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। थैलोफाइटा पादप जगत का एक संघ है जिसे फाइला कहते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित न होकर एक थाइलस के रूप में होता है। इन पादपों के संवहन ऊतकों का भी अभाव होता है। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल हैं, कवक हैं, लाइकेन आदि शामिल किए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला शैवाल कौन सा होता है? नॉस्टॉक एवं एनाबीना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, नॉस्टॉक एंड एनाबीना होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नॉस्टॉक एंड एनाबीना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। किसका? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का। जबकि सारगामस शैवाल जो होता है ये कृत्रिम ऊन तैयार की जाती है। जापान में जो है सारगामस शैवाल से कृत्रिम ऊन तैयार की जाती है और इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। कारा नामक जो शैवाल होता है इसे मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है, कारा शैवाल का। जबकि लेमेनेरिया शैवाल होता है उससे आयोडीन की प्राप्ति की जाती है। किसकी? आयोडीन की प्राप्ति की जाती है। जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए तंत्र पाया जाता है वे पादप संघ के अंतर्गत आते हैं। किसके? जिनके अंतर्गत भोजन व जल के संवहन, तो वो ट्रैकियोफाइटा के। किसके? ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए जाइलम तथा फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक पाए जाते हैं उन्हें ट्रैकियोफाइटा नामक पादप संघ के अंतर्गत रखा जाता है। ट्रैकियोफाइटा संघ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, टेरिडोफाइटा और अनावृतबीजी और आवृतबीजी में। टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय के सत्य कथन क्या होते हैं? ये बीज रहित पादप होते हैं। इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है। इनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित किया जाता है। उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों में उपर्युक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। ये नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। नंबर 1 टेरिडोफाइटा जो है नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। संवहन तंत्र जाइलम एवं फ्लोएम उपस्थित होता है इसमें। जाइलम के द्वारा जल की प्राप्ति होती है जबकि फ्लोएम के द्वारा पोषण की उपस्थिति होती, परंतु पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। इसलिए टेरिडोफाइटों को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। संघ पोरीफोरा, संघ पोरीफोरा के जीवों की विशेषता नहीं होती। क्या नहीं विशेषता होती? ये एक कोशिकीय होते हैं। संघ पोरीफोरा जो होता है ये एक कोशिकीय होते हैं। इसमें नाल तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इनके शरीर पर कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं। इनके शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं। तो इसकी जो विशेषता है ये एक कोशिकीय नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय नहीं बल्कि बहुकोशिकीय होते हैं। संघ पोरीफोरा के जीव जो होते हैं अत्यंत साधारण बहुकोशिकीय जीव हैं जिसमें नाल तंत्र पाया जाता है जिससे इनके पूरे शरीर में जल प्रवाहित होता है। अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से इनके प्रजनन होता है। और साइकन स्पॉन्जिला जो होती है आदि इस संघ के प्रमुख जीव थे। कौन था? साइकन और स्पॉन्जिला। सूत्रक्रम, अगला सूत्रक्रम किस संघ से संबंधित है? एनालिडा से, एस्केमेनिथीस से कि प्लेटीहेल्मिन्थीस के कि आर्थ्रोपोडा से? तो एस्केलिमिन्थीस जो था उससे सूत्रक्रम जिसे थ्रेड वॉर्म भी कहते हैं वो संबंधित है। सूत्रक्रम तथा जिसे गोलक्रम एस्केलिमिन्थीस अथवा निमैटो संघ के अंतर्गत आते हैं। इनका शरीर पतले धागे के समान बेलनाकार होता है जो दोनों सिरों पर नुकीला होता है। ये क्रम जल तथा स्थल दोनों भागों पर पाए जाते हैं। ये परजीवी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पूछा हुआ है कि केचुआ जो होता है केचुआ वो किस संघ से संबंधित है? केचुआ जो होता है वो किस संघ से संबंधित होता है? केचुआ एनालिडा संघ से संबंधित होता है। किससे? एनालिडा संघ से संबंधित होता है। जबकि मकड़ी जो होती है मकड़ी आपकी जो होती है आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित होती है। किसके? आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित होती है। और जो
आपका सीप होती है वो मोलस्का संघ से संबंधित होती है, और मेढक आपका कार्डेटा संघ से संबंधित होता है। किससे? कार्डेटा संघ से संबंधित होता है। संघ एनालिडा में खंडयुक्त अथवा वलय जैसे संरचना वाले जंतु शामिल किए जाते हैं, जैसे कछुआ है। ये एक लिंगी तथा उभयलिंगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कछुआ। जबकि संघ आर्थ्रोपोडा जो होता है उस जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, जिसमें लगभग 10 लाख जंतु शामिल हैं। इनका शरीर जो होता है सिर, वक्ष तथा उदर भी में विभाजित होता है। उदाहरण के लिए मकड़ी है, केकड़ा है, मधुमक्खी है, मच्छर है आदि है। जबकि संघ मोलस्का में अकशेरुकी तथा कशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कोमल शरीर एवं कवच वाले जो जंतु हैं वो शामिल किए जाते हैं, जैसे सीप है, ऑक्टोपस आदि। अगला है संघ कार्डेटा। संघ कार्डेटा में जीवों में शरीर के अंतर्गत पूर्ण विकसित होते हैं। इनके जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठरज्जु पाई जाती है। उदाहरण के लिए मेढक है, मछली है, मनुष्य है आदि है। अगला क्वेश्चन से संघ सिलेंट्रेटा। क्या है संघ सिलेंट्रेटा के जीवों में प्रमुख लक्षण क्या होता है? संघ सिलेंट्रेटा के जीवों में प्रमुख लक्षण क्या होता है? ये विभिन्न अंग तंत्रों की उपस्थित या एक कोशिकीय जीवों का होना या शरीर में खंडयुक्त अंतर्गुहा की उपस्थित होती है कि मस्तिष्क की उपस्थित होती है। तो इनकी संघ सिलेंट्रेटा में क्या होता है? शरीर जो होता है अंतर्गुहा की उपस्थित होती है। क्या होती? अंतर्गुहा की जो होती वो उपस्थित होती है। सिलेंट्रेटा में अंतर्गुहा पाई जाती है। ये लंबे सस्पर्शक होते हैं, सस्पर्शक होते हैं। इनमें मस्तिष्क, सिर, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, जैसे हाइड्रा है, समुद्री एनीमोन होता है। अकशेरुकी तथा कशेरुकी नामक दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, संघ मोलस्का को, संघ कार्डेटा को, संघ प्रोटोजोआ को कि संघ सिलेंट्रेटा को। तो किसको विभाजित किया जाता है? संघ कार्डेटो को ही हमने देखा था। कशेरुकी तथा अकशेरुकी दो में वर्गों में विभाजित किया जाता है। कशेरुकी होते हैं, ठीक है, ये दो वर्गों में जिनमें दंड पाया जाता है वो कशेरुकी होते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता वो अकशेरुकी होते हैं। अनियत तापी जो होते हैं, अनियत तापी जो जंतुओं की श्रेणी आते हैं, मत्स्य वर्ग में आते, उभयचर में आते, सरीसृप भी आते। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो सभी आते हैं। ये मत्स्य में भी हो सकते हैं, उभयचर में भी, सरीसृप में। ऐसे जंतुओं को वातावरण ताप के अनुसार शरीर का ताप नियंत्रित कर लेते हैं और ये अनियत तापी जंतु कहलाते हैं। इनके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप वर्गों के जंतु शामिल होते हैं। ठीक है। जंतुओं के शरीर का ताप एक निश्चित स्तर पर स्थिर रहता है। ये नियत तापी जंतु कहलाते हैं। इसमें कुछ पक्षी और स्तनधारी वर्ग को भी शामिल किया जाता है। मछली का जो वाताशय जो एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग के रूप में या द्रव स्थितिक अंग के रूप में, कि सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिक दोनों के रूप में, कि मुख्य श्वसन अंग के रूप में? तो ये सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। मछली का वाताशय जो होता है एक श्वसन अंग के रूप में काम करता है, द्रव स्थितिक। इसकी जो मछलियों की देह गुहा में शामिल होता है, जिसमें वायु भरी रहती है, ऑक्सीजन जो भरी रहती है, जिसके कारण मछलियां बिना डूबे सतह पर क्या होती हैं? बिना डूबे सतह पर वो टहलती रहती हैं और गहराई में अंदर तक ये बनी रहती है। पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न क्यों? क्योंकि 4 वेशमों वाला हृदय होने के कारण, कि मध्य पर डायफ्राम के कारण, इसके मध्य पर डायफ्राम के कारण होते हैं, कि पंखों के कारण होते हैं, कि लघु मस्तिष्क के कारण होते हैं। क्या होते हैं? लघु मस्तिष्क के कारण होते हैं। तो किसके कारण ये होते हैं? तो ये होते हैं मध्यपट, जो मध्यपट डायफ्राम के कारण होते हैं। क्या होते हैं? मध्यपट डायफ्राम के कारण होते हैं। पक्षी और चमगादड़ दोनों की शारीरिक संरचना में अंतर होता है। चमगादड़ों में मनुष्यों की तरह मध्यपट या डायफ्राम्स पाया जाता है और पक्षियों में इसके स्थान पर वायुकोश, एयर सैक्स
पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चमगादड़ बच्चों को जन्म देते हैं जबकि पक्षी अंडे देते हैं। अगला क्वेश्चन से, चमगादड़ क्या है, पक्षी देते हैं, बच्चे देते हैं, जबकि क्या है, अब पक्षी अंडे देते हैं। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, जो चीता होती है उसे बाघ को। भारत का राष्ट्रीय, ये सांड का होता है। बॉस डोमेस्टिकस जो होता है ये किसका होता है? ये सांड का होता है। जबकि एलिफेस इंडिकस जो होता है वो किसका होता है? बिल्ली का। भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है वो बाघ होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होती है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में इसे वन्य जीव संपदा का प्रतीक माना जाता है और ये लगभग विश्व के 2/3 भाग भारत में पाए जाते हैं। बाघों के संरक्षण में वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्त काल को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं कि म्यूटेशन कहते हैं? तो उनको कहते हैं, शीत ऋतु में पशुओं की जो प्रसुप्ति काल को तो हाइबर जनरेशन कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। शीत ऋतु में बहुत से पशुओं की शारीरिक क्रियाओं, उपापचय, श्वसन आदि की दर तथा तापमान कम हो जाता है और उनमें निष्क्रियता आ जाती है। सामान्यतः वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। इस स्थिति में शीत निष्क्रियता प्रसुप्त काल अथवा शीत निद्रा कहलाती है। शीत निष्क्रियता में जाने से पहले ये पशु सामान्य मात्रा से अधिक भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं तथा एक सुरक्षित स्थान की खोज करते हैं जहां वे इस अवधि में सुरक्षित रह सकें। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? ईस्ट होता है या कॉलेरपा टैक्सीफोलिया होता है? कॉलेरपा टैक्सीफोलिया होता है कि एजेटोबैक्टर होता है कि अमीबा होता है? तो कौन होता है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है कॉलेरपा टैक्सीफोलिया होता है। कॉलेरपा टैक्सीफोलिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। यह हरे शैवाल की एक प्रजाति होती है जो 6 से 12 इंच तक की वृद्धि कर सकती है। जल में तैरने वाले पक्षियों को में क्या विशेषता होती है? जाल युक्त पैर होते, चौड़े पंख होते कि लंबी चोंच होती कि पंजों वाली उंगलियां होती हैं? तो जल में तैरने वाले जो पक्षी होते हैं उनमें क्या विशेषता होती है? उनमें विशेषता होती है उसमें जाल युक्त पैर होते हैं, इस कारण वो तैर पाते हैं। इनमें जाल युक्त पैर पाए जाते हैं, जैसे बतख है, वाटर सेल, ये सब कुछ। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित होता है? किंग कोबरा होता, रसेल वाइपर होता कि टाइगर स्नेक होता, अजगर? तो अजगर जो होता है उसमें विष रहित होता है, इसमें कोई विष नहीं पाया जाता। अजगर जो होता है विश्व का सबसे लंबा सर्प होता है जो 33 फीट अथवा इससे भी अधिक का लंबा होता है। यह एक विष रहित होता है क्योंकि इसमें विष ग्रंथियों का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन से, वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं होता है? कौन सा? पीताक्रम, हाइड्रा, केचुआ, काकरोच? जो उभयलिंगी, काकरोच जो होता है वो उभयलिंगी जो नहीं होता है। काकरोच अथवा चिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ का है। इस संघ के प्राय जंतु एक लिंगी होते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय संरचना में सिरा, वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। इनके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था जो होती है लार्वा अवस्था होती है। बाद में ये विकसित होकर वयस्कों एडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। कॉड निम्न में से किसकी प्रजाति होती? बकरी की होती, मछली की होती, फसल की होती कि प्रवाल कोरल की होती? तो कॉड जो होती है वो मछली की प्रजाति होती है। कॉड गैडस वंश की मछलियों का सामान्य नाम है जो सामान्यतः समुद्रों अथवा झीलों की तलहटी में रहती हैं। कॉड वाणिज्यिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मछली है। इसकी मुख्य 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, अटलांटिक कॉड, पैसिफिक कॉड और ग्रीनलैंड कॉड। अगला क्वेश्चन से, सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा होता है? सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा होता है? स्थलीय जीव सबसे बड़ा हाथी होता है, जबकि सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल होती है। सबसे बड़ा पक्षी जो होता है वो
मुर्ग होता और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के जो वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं उन्हें उन्हें ऑर्निथोलॉजी कहलाते हैं। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और